तो आप देख रहे हैं हरियाणा समाचार में आपके साथ अमित वर्मा। आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं कवियों के कवि महाकवि बिंदल जी। उनसे जानेंगे किस प्रकार की प्रेरणा उनसे कहां से मिली है, किस प्रकार से कविताएं लिखी है, कहां से आने वाले समय में किस प्रकार से कविता और लिखी जाएगी। उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सत्यभूषण जी, नमस्कार। नमस्ते सर जी। पहले तो मैं आपके हरियाणा समाचार चैनल को बधाई देना चाहूंगा। बहुत अच्छा आपका चैनल काम कर रहा है और जहां तक आप कविताओं के लिए प्रेरणा की बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा, शेर भर आटा पाव भर दाल और चुटकी भर नमक के लिए तरसते बच्चों का बीमार पिता जब पूरी की पूरी दुकान के साथ घर आया तो लगड़ाती हुई पत्नी का चकराता हुआ सर और चकराया। वो बोली, क्यों जी, क्या फिर से इलेक्शन आए हैं? पति बोला, नहीं, बच्चों की भूख देखी नहीं गई, इसीलिए अपना एक गुर्दा बेचाए हैं, इसीलिए अपना एक गुर्दा बेचा है। पत्नी बोली, आखिर इस तरह कब तक काम चलाएंगे? और पति बोला, डॉक्टर कह रहा था कुछ संघों के तो और भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे, कुछ संघों के तो और भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बस जब ऐसे ऐसे दृश्य आंखों के सम्मुख आते हैं तो शब्द अपने आप हृदय की गहराइयों से आंखों में उतरकर कागज पर बिखर जाते हैं, कागज पर बिखर जाते हैं, कागज पर बिखर जाते हैं। सर, कितने साल इस कविता लिखते हुए और कब तक कहाँ कहाँ आपका जो प्रोग्राम हो चुका है, काफी अवार्ड आपको मिल चुके हैं? बात की जाए तो अवार्डों को लेकर बताइए कि कहाँ आपको अवार्ड मिले हैं और कितने अब तक की कविताएं लिखी जा चुकी है और कितनी जो आपकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी है, कितनी रिलीज हो चुकी है? मैं कब से मैंने लिखना शुरू किया ये तो मैं तिथि वर्मा जी आपको नहीं बता पाऊंगा अच्छे ढंग से, पर मैं इतने करीब 20 साल के लगभग मुझे कविताओं के इस लेखन कार्य में हो गए। कहां कहां मुझे अवार्ड मिले, कहां कहां मेरी कविताएं पढ़ी गई। मेरी कविताएं, एक माँ की कविता मेरी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े हाल में एशिया के कवियों के बीच में वो कविता प्रशंसा का पात्र बनी। मेरी एक कविता आगरा के ताज 5 स्टार होटल में ताज में भी पहुंची और वहां पर आपने इस बात का जिक्र कर ही दिया है तो मैं आपको वहां पर बता दूं, ताज होटल में एक प्रकार से कंपटीशन था और वहां पर पूरे ही भारत के बड़े बड़े कवि आए हुए थे। हरियाणा की तरफ से मैं भी वहां पर पहुंचा हुआ था। हरियाणा की तरफ से कितने लोगों ने प्रतिनिधि किया था? हरियाणा की तरफ से मैं ही था। एक संस्था है भारत एशियाई संस्था, उसकी तरफ से कार्यक्रम था और उसकी तरफ से हरियाणा से केवल एक मैं प्रतिनिधि था। किस कविता के लिए आपको वो कविता ताज पर ही हमें कुछ कहना था। हमें जो भी कुछ कहना था वो ताजमहल की प्रशंसा पर कहना था, पर मैं ताजमहल की प्रशंसा तो शायद नहीं कर पाया, पर जो मैंने कहा उस पर एक प्रकार की बहस खड़ी हो गई। उस पर बड़े बड़े कवि एकदम खड़े हो गए। तो मैं आपको बताऊं जी आपको भी कि मैंने क्या कहा था। किले बनाए या फिर बेशक ताज बनाया, अकबर ने जनता को तो मोहताज बनाया। हाय हाथ काट डाले उन मजदूरों के जिन्होंने सारी दुनिया का सरताज बनाया। और कहती है मुमताज यह ताज नकली है। जब मैंने यह कहा अमित जी कि कहती है मुमताज यह ताज नकली है तो बहुत से कवि खड़े हो गए इस बात पर और उन्होंने कहा कि आपको यह भी पता है आप क्या कह रहे हैं? मैंने फिर जोर देकर कहा कि मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। मैंने 2 बार अपनी बात दोहराई, कहती है मुमताज यह ताज नकली है और कहती है मुमताज यह ताज नकली है, असली को तो उसने नीचे है दफनाया, असली को तो उसने नीचे है दफनाया। अब तक की बात की जाए तो आपने काफी साल कविता लिखते हो गए, अब तक की सबसे आपकी खुद की फेवरेट तो कविता क्या कविता है? किसका? अमित जी, पहले तो आपने एक बात अवश्य चुभने वाली कह दी कि खुद की। मैं एक आगे चलने से पहले जरा सा मैं आपको बता दूं, मैं किसी दूसरे कवि की कोई पंक्तियां कभी भी नहीं पढ़ता। मैं वही पढ़ता हूं जो मैंने लिखा है। और आप मेरी फेवरेट कविता की बात पूछते हैं तो वैसे तो देखिए, अगर हमें एक मोतियों का ढेर पड़ा हो और उसमें से कोई सबसे सुंदर मोती चुनना हो तो बड़ा असंभव सा काम होगा। पर हाँ,
मेरी एक कविता सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े हॉल में एशिया के कवियों के बीच में प्रशंसा का पत्र जरूर बने। हो सकता है वो मेरी सबसे अच्छी कविता भी हो। सुनाने का कष्ट करें। हाँ हाँ, मैं अगर सुना पाए तो आपको वैसे सुना पाऊंगा। मैंने गौ माँ को और माँ को तराजू के एक एक पौधे में रखा है। आइए आनंद लें। बिल्कुल जी, आप भी आनंद लीजिएगा। कूड़े के ढेर पे बैठी एक बेबस लाचार और लंगड़ाती हुई गौ माँ, और सामने की कोठी में रहती बेटों और बहुओं की सताई एक लाचार और बेबस विधवा माँ। दोनों की आंखों में आंसू, दोनों ही मां कहलाए और दोनों ही इस समाज से बेहद नाराज, दोनों के चेहरे मुरझाए। लंगड़ाती लंगड़ाती रोज गौ मां कूड़े के ढेर पे आके बैठ जाती, और वो विधवा मां बेटों और बहुओं से छुपते छुपते रोज उसे 2 रोटी खिला आती। जैसे ही हाथ में 2 रोटी लिए मां ने बाहर कदम निकाला, शराबी बेटे ने मां को धक्का ही दे डाला। गुस्से में चिल्लाया, तुझे क्या पता कितनी महंगाई है, क्या समझती है तू ये रोटियां हराम की कमाई है। तभी पास आकर बहू भी चिल्लाई, तस्वीर मत बहा, चलकर कमरे की सफाई, कसम को तो खा गई, क्या हमें भी खाएगी। पता नहीं ये बैरन कब तक सताएगी, पता नहीं ये बैरन कब तक सताएगी। दोनों को ही चिंता नहीं थी धर्म की या कानून की, या मां की आंखों से टपकते हुए ममता के खून की, या धक्के के चोट शायद माथे के निशान की, या घर के गेट पे बने मंदिर के भगवान की, या घर के गेट पे बने मंदिर के भगवान की। आंखों में आंसू लिए वृद्ध गौ मां सोच रही थी, पता नहीं ये लोग मां को इतना क्यों सताते हैं, और जब दिल में दर्द ही नहीं तो घर में मंदिर भी क्यों बना। क्या ऐसे ऐसे पापी भी इंसान ही कहते हैं, या फिर इन बड़ी बड़ी कोठियों में भी पशु ही पाए जाते हैं। सोच रही है कूड़े पे बैठी गौ माता, कैसा है ये मां का और बेटे का नाता। मां भूखी रहकर बेटे को दूध पिलाए, और बेटे मां को ये कैसे दिन दिखलाए। हाय रे कलयुग के ये बेटे हरजाई, खुद पिए दारू पर मां को नहीं दवाई। तरस रही है मां कोने में सख्त बीमार, और बहू बेटे सोए बंद करके द्वार, और बहू बेटे सोए बंद करके द्वार। कोई फर्क नहीं है, दूध में देने पर धक्के मार मार कर घर से निकाल दी गई गौ मां में, और बेटों और बहुओं के होते हुए वृद्ध आश्रम में रह रही एक वृद्ध विधवा मां में। दोनों के दूध में अमृत की धारा, दोनों से अपनों ने कर लिया है किनारा। एक के लिए तो पहले से ही थी गौशाला, और दूसरी का भी हमने क्या हल है निकाला। हाय राम कितना गिर चुके हैं आज हम, दूसरी के लिए भी बना दिए हैं वृद्धाश्रम, दूसरी के लिए भी बना दिए हैं वृद्धाश्रम, दूसरी के लिए भी बना दिए हैं। बहुत ही प्यारी कविता, मुझे भी याद आंखों पानी आ गया कविता सुनते हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि काफी बार खबरों में भी ऐसा नहीं हुआ कि अब तक हम लोग मेरा करियर है या दो खबरों को छोड़कर ऐसा हुआ है नहीं। जो आज आपकी कविता सुनी है बहुत ही प्यारी कविता है। मेरा खुद की आंखों का मेरी कविता भी आपकी आंखों का पानी देखकर मैं समझता हूँ बिल्कुल सार्थक हो गई। एक आपने कुछ दिन पहले एक बेटियों पर कविता सुनाई थी, उस बेटी वाली कविता सुनाने का कष्ट। अमित जी देखिए, आपने एकदम अचानक मेरे को बुला लिया। मैं पूरी कविता शायद आपको ना सुना पाऊं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा। बेटी तीर्थ धाम है, बेटी स्वर्ग का द्वार। अगर न कन्या दान हो, दान है सब बेकार, दान है सब बेकार। बेटियां घर महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए। कह भूषण कविराय नहीं है कहीं भी हेठी, बेटों से बढ़कर है इस दुनिया में बेटी। और वो रचना थी मेरी, बेटों से बढ़कर है इस दुनिया में बेटी। और वो रचना की का एक बंध मैं आपको सुना रहा हूं। बेटियां 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 बेटियां, प्यार ही प्यार है बेटियां। बेटियां बेटियां बेटियां, प्यार ही प्यार है बेटियां। बेटा भाग्य
है भगवान बेटी, बेटा वर है तो वरदान बेटी, एक घर की ही शोभा है बेटा, दो कुलों की है मुस्कान बेटी, चांद के पार, चांद के पार है बेटियां, बेटियां बेटियां बेटियां। एक कुछ दिन बाद अब आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए किस प्रकार के अपील करना चाहिए? आपको कविता के माध्यम से कहना। मतदान वोटर ज्यादा से ज्यादा करे, इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप मतदाता यह सोचता है कि उसकी बात सुनी जाए, तो उसको हर घर से एक भी बच्चा अगर हमारा कोई बाहर रह रहा है तो हमें चाहिए उसको हम अपने घर पर बुलाएं और 100% मतदान होना चाहिए। क्योंकि यदि हम यह चाहते हैं कि हमारे नेता सही ढंग से काम करे, यदि हम चाहते हैं कि हमारी बात ऊपर तक सुनी जाए, तो हमें मतदान तो 100% करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ उकुलाना के महान कवि सत्यभूषण बिंदल जी, जिनका बहुत ही अच्छी कविता आज हमारे स्टूडियो में आकर सुनाई है। और हम दर्शकों से भी ज्यादा अनुरोध करेंगे इन कविताओं को ज्यादा गौर की जाए, क्योंकि कविता बहुत ही प्यारी कविता है। माता बेटे पर सुनाई थी, बेटी पे भी अच्छी कविता सुनाई गई है। और भी हम आगे 1 या 2 दिनों में दोबारा फिर इसको स्टूडियो में बुलाने का कष्ट करेंगे और 1-2 नई कविताओं के साथ फिर हम एक छोटे नई कविताओं के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत